साथियों नमस्कार। एएनआई के ब्रॉडकास्ट में माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी बात रखते हुए सैनिकों की वेतन की बात करी। उन्होंने सैनिकों के जीवन के ऊपर भी बात रखी कि किस तरह से वो सेक्रीफाइस करके देश की रक्षा करते हैं और उनके वेतन को देखना सरकार का काम है। साथियों, इसके लिए देश भर के सैनिक और पूर्व सैनिक अपने माननीय जनरल साहब का स्वागत करते हैं। साथियों, सबको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग का गठन करने का फैसला सरकार ने ले लिया है, घोषणा कर चुकी है। कभी भी उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उससे पहले इस तरह हमारे जनरल साहब ने जो बात रखी है उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखो। And I remember giving a talk to the IIT Kanpur students, why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor. Because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what, till the time you have agreed and understood, and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is ready to do from day one. That his family will be taken care of when he walks into that hail of bullets. वो burden नहीं है to think कि मेरे बाद क्या होगा. वो भी है, and when he's alive also, to keep him motivated. Look, we recognize your services. That's why this X factor is always given to you. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, इस वीडियो के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमने 8वां पे कमीशन से हटके 7वां पे कमीशन में जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने इंडिया टुडे की एक न्यूज पढ़ना चाहता हूं और गूगल पे सभी अखबार, बड़ी बड़ी जो भी मीडिया है, उनकी खबरें आपको मिल जाएंगी। उबलता असंतोष। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर नागरिक सैन्य गतिरोध के कारण सैन्य असंतोष है और अधिक बढ़ेगा। ये न्यूज है 26 सितंबर 2016 की। 9 सितंबर को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने अपने कर्मियों को अलग अलग पत्र या संकेत भेजे। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशें जो उनके वेतन में वृद्धि करती लागू नहीं की जा सकी क्योंकि सिफारिश में विसंगतियां थी जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता थी। मतलब सेना ने 8वां वेतन आयोग को लागू करने से साफ मना कर दिया 7वें वेतन आयोग को। यह सितंबर 2008 में हुई घटना की पुनरावृत्ति थी। 2008 में भी जब 6 पे कमीशन आया था तब भी ऐसा ही हुआ था, जब सेना प्रमुखों ने कुछ विसंगतियों के कारण 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन को रोक दिया था। इस बार भी सेना प्रमुख चाहते कि सरकार सिफारिशों को लागू करने से पहले 4 प्रमुख मुद्दों को हल करे। ये हैं: सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए गैर क्रियान्वयनात्मक उन्नयन या एनएफयू शुरू करना, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, पहले के समान विकलांगता भत्ते की बहाली, जूनियर कमीशन अधिकारी जोशियों के लिए उच्च वेतन का अनुदान और नागरिक और सैन्य सेवाओं के लिए एक समान वेतन मैट्रिक्स। पहले तो हम इन चारों जो मांगे हैं इन पे बात कर लेते हैं। एनएफयू की जो मांग थी वो अधिकारियों के लिए थी और 7 पे कमीशन में जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो एक स्लेब सिस्टम लाया जा रहा था 12, 17 और 27, मेरे याद हो तो 12, 17, 27 की जो परसेंटेज सिस्टम थी उसको हटा के इससे जो कुछ भी फायदा होता वो निचले रैंक को होता, तो ये परसेंटेज सिस्टम में वापस लाने के लिए
और जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए मिलिट्री सर्विस पे 10,000 और उच्च वेतन का अनुदान नागरिक और सैन्य सेवाओं के लिए एक समान मैट्रिक्स। मतलब जो आईपीएस आईएएस को जो फील्ड में 60,000 रुपये का भत्ता मिलता है वो मांग भी थी। इसके अंदर ये जो चारों मांगे हैं जूनियर कमीशन को छोड़ के 3 मांगे अधिकारियों के लिए थी। आगे की खबर पे और चलते हैं। 12 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वही किया जो उनकी पूर्ववर्ती ए.के. एंटनी ने करीब 1 दशक पहले करने का प्रयास किया था। भविष्य में सुधार का वादा करके सेनाओं को खुश करना। पर्रिकर ने कथित तौर पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतों का समाधान कार्मिक परीक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जा सकता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के वित्त सलाहकार भी शामिल होंगे जो वेतन आयोग की विसंगतियों पर गौर करेंगे। 14 सितंबर को एयर चीफ मार्शल अरूप राहा जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी ने गतिरोध को कम करने का फैसला किया। प्रेस सूचना ब्यूरो पर जारी एक बयान में एयर चीफ मार्शल राहा ने कहा कि रक्षा मंत्री सभी मुद्दों से अवगत है और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। सेना प्रतिक्रिया से संतुष्ट है। प्रेस में जाने के समय सशस्त्र बलों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया था। यह तब है जब पर्यवेक्षक नागरिक सैन्य संबंधों की एक और टूटने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय को चलाने वाली तालमेल है। एक वरिष्ठ स्तर बल अधिकारी कहते हैं, हम केवल यह चाहते हैं कि सरकार इन 4 मुख्य मुद्दों पर ध्यान दे जिनमें से अधिकांश 6 वेतन आयोग के बाद लंबित हैं। इस बीच सशस्त्र बलों का असंतोष सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुपों में गुस्से से भरे पोस्ट में सशस्त्र सेवाओं की अनदेखी करने के लिए सरकार पर वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मीडिया के द्वारा सरकार को खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। यही एक कारण है कि सेना प्रमुख ने अपने लोगों को संकेत दिया कि वे किसी भी तरह से सुनी सुनाई बातों या अटकलों से प्रभावित न हो। समझता विवाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर असंतोष तब से पनप रहा था जब से इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने पिछले नवंबर में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। सशस्त्र बल नाखुश थे और यह नाखुशी करीब 10 मिलियन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मामूली 15% की बढ़ोतरी से नहीं थी। इस तथ्य से चिंतित थे कि अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईएफएस और आईपीएस और अर्धसैनिक बल वेतन और भत्ते के मामले में उनसे आगे निकल रहे थे। सबसे बड़ी विसंगति आईएएस अधिकारियों और दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात अर्धसैनिक बलों के दिए जाने वाले विशेष कर्तव्य भत्ते में थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में तैनात एक आईएएस अधिकारी 60,000 रुपये से अधिक का विशेष कर्तव्य भत्ता प्राप्त कर सकता है, जो कठिन सैन्य पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में एक सेना अधिकारी के भत्ते से दोगुना है। विकलांगता भत्ता प्रणाली जैसे अन्य मुद्दे भी ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले सैन्य कर्मियों के लिए पहले की प्रतिशत आधारित प्रणाली को सभी सेवाओं के लिए एक स्लैब प्रणाली या एक आकार फिट सभी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एक सेनाधिकारी कहते हैं, ज्यादातर मामले में अपने बाथरूम में फिसलने वाले नागरिक अधिकारी को सेना के युद्ध में हताहत होने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक विकलांगता पेंशन और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। सशस्त्र बलों को अब भी लगता है कि वे सरकार को सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए राजी कर सकते हैं। मार्च में प्रत्येक सेवा के 3 वेतन प्रकोष्ठों ने 7वें सीपीसी की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित सचिवों को 13 सदस्यीय अधिकार प्राप्त पैनल के समक्ष प्रस्तुतियां दी। उन्होंने अपनी सेवा की अनूठी शर्तों पर जोर दिया जो अखिल भारतीय सेवा में किसी अन्य सरकारी अधिकारी की नहीं झेलनी पड़ती थी। उन्होंने रिपोर्ट में विसंगतियों को समझाया। उदाहरण के लिए कैसे प्लाटून का नेतृत्व करने वाले जिसों को उनके वेतन वाले सैनिकों के साथ सामान्य सैन्य सेवा वेतन ब्रिगेड में अनुचित रूप से रखा गया था। जेसी और सैनिक दोनों को समान एमएसपी राशि 5200 रुपये मिलती थी। नागरिक सैन्य विवाद के केंद्र में नागरिक नौकरशाही और सशस्त्र बलों के बीच समानता की लड़ाई है। सेना को लगता है कि सेना की सस्ती खासतौर पर उसके वेतन और भत्तों को धीरे धीरे कम करने के पीछे नागरिक नौकरशाही का हाथ है। सेवा का कहना है कि सबसे बड़ी याद यह है कि कैसे तीनों प्रमुखों को धीरे धीरे वीरता के वारंट में नीचे लाया गया है, जिसमें रैंक कार्यालय के अनुसार महत्वपूर्ण सरकारी ये सेना का कहना है कि वेतन आयोग की संरचना की इस बात का सबूत कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। 1.4 मिलियन से ज्यादा पुरुष और महिलाओं की वाली सशस्त्र सेना जो सरकारी कर्मचारियों का लगभग 30% है का वेतन आयोग में कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। 1973 में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सेना को अपने दायरे में लाने के बाद से स्थिति बनी हुई है। 2009 में सरकार ने पहले एक अलग सैन्य वेतन आयोग पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में इसे कमजोर करके 7वें वेतन आयोग में एक सैन्य प्रतिनिधि को शामिल कर दिया है, जिसमें कोई वादा पूरा नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सेना और आईएएस नौकरशाही के बीच मतभेद गहरा है और पिछले 2 विनिमित युद्ध और भी बढ़ गया। एक सैन्य अधिकारी कहते हैं नौकरशाह को जो भी फाइल भेजी जाती है वे टिप्पणियां के साथ वापस आती हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनसे कार्यालय में मिले
अगर हम जाते हैं तो हम बताते हैं कि बॉस कौन है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस समय अमरिंदर कैप्टन, उन्होंने भी अपना एक सोशल मीडिया पे बयान डाला था। सरकार ने इस जुलाई में 7वें वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। एक और भी खबर है इसमें, ये एक जर्नल इस गतिरोध को सैन्य अभियान के रूप में देखते हैं जिसमें युद्धरत पक्ष दूसरे पक्ष को इस हद तक थका देने का प्रयास करते कि वो टूट जाए। पिछले कुछ दशकों में कई वेतन आयोगों में ऐसा ही हुआ। 1986, 1996 और 2008 में क्रमश चौथे, पांचवें, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को कई महीनों तक चली ऐसी संघर्षपूर्ण लड़ाई के बाद ही अपनाया गया। यहां एक बात का तो खुलासा हो रहा है कि 1986 जो 4th पे कमीशन था, फिर 5 पे कमीशन 1996, फिर 6 पे कमीशन 2008 और फिर 2016 7 पे कमीशन। इसके अंदर 4 पे कमीशन को रोक दिया गया था कि हमारी ये मांगे मानी जाएं, या इनकी ये मांगे क्यों नहीं मानी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि इनके अंदर कभी भी जो छोटे रैंक के सैनिक थे उनकी मांगों को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब आप एक छोटा सा वीडियो और देखो। Before that, about 6 months before that, lot many people had put up for PMR because the pay scales were not comparable. After that, what happened? Once people got the idea that this is what they are going to get, there was en masse cancellation of premature The retirement. 8th pay commission. Six, That- seven, The previous Seven. one. The previous one. Previous one. The previous one. And mass cancellation of premature retirement. And for next 1.5 to 2 years, 3 years, nobody was going out. So what happens when the new pay scale comes, you will find that the automatic correction is done in comparison to the society as far as the pay scale is concerned. Now I'll take you ahead as far as the X factor is concerned. Okay. I always talk about पहले जो आपने माननीय जनरल साहब का वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, अपने जीवन को वो देश की सेवा में लगाते हैं और हमेशा बुलेट के सामने रहते हैं। उनके वेतन को बढ़ाना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़ जाए। और भी वो बातें कह रहे हैं जितनी मेरे को इंग्लिश समझ में आई। देखो भाई, मेरे को ज्यादा नहीं, और आप समझ लेना। दूसरे वीडियो में कह रहे हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, बड़ी संख्या में रिटायरमेंट हो रही है। दो चीज तो आ गई समझ में। अब इसी चीज में मैं आपको मिलाता हूं एक रिटायरमेंट मेजर जनरल, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। वो भी क्या कहते हैं, मेरा जवान मेरा जवान मेरा जवान। कम उम्र में, कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाता है। और यहीं पर यह बात हो रही है कि जो भी बात होगी शुरू, वो मेरे जवान से बात शुरू होगी, पर जो मांगे जाएंगी, जो सिफारिश जाएंगी, वो सिर्फ जाएंगी एक अधिकारी रैंक के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आप ये न्यूज चल रही है ना, आप इनको गूगल के ऊपर सर्च कर लेना। ऐसा ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अलग अलग हुआ। मिलिट्री सर्विस पे 15,500 ही, जो स्लैब सिस्टम डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आना था उसको वापिस परसेंटेज पे लेके आया गया लास्ट वेतन के पे। इससे क्या हुआ, जो 12,000 रुपया डिसेबिलिटी अगर एक सिपाही से हवलदार को मिलती तो उसको 6,000 रुपये 50% में बढ़ोतरी होती। जेसीओ रैंक को 17,000, ऑफिसर को 27,000, ये हो गया। एनएफयू की जो मांग थी वो सरकार ने मानी नहीं। 2016 में फिर सुप्रीम कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले मेरे ख्याल में 3-4 महीने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आदेश जारी कर दिए थे। फिर अब होगी ओआरओपी 3। अब ओआरओपी 3 में क्या हुआ, बैकडोर से एनएफयू दे दी गई। अब जो कर्नल है और जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी सेम पेंशन है, मतलब 850 रुपये का अंतर है, सेम पेंशन है। आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ ब्रिगेडियर रैंक तक मिलती थी और जिससे ब्रिगेडियर की पेंशन ज्यादा होती थी मेजर जनरल से। तो आज के दिन सबकी एक समान होगी, मिलिट्री सर्विस पे भी मिल गई और एनएफयू भी मिल गया। ये तो हो गया उस समय की। इसके साथ में ही ग्लेशियर का अलाउंस जो 7 पे कमीशन ने सिफारिश की थी, जवानों के लिए 31,000, ऑफिसर के लिए 31,000,
उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ। वो जवान के लिए तो 21,000 के करीब ही रही, अफसर के लिए 42,000 चली गई। अब इसको समझना किस तरह से है कि मान लीजिए माननीय जनरल साहब का इस समय बयान आया है, तो एक तो उन्होंने सरकार को सीधा सा बोल दिया कि वेतन आयोग के बारे में कि मेरे जवान मेरे जवान मेरे जवान। अब आप कोई भी चीज देखो, चाहे सिविल के अंदर देखो, बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हैं, किसानों के संगठन हैं, सरकार किससे वार्ता करती है? जो लीडर होते हैं उन्हीं से वार्ता करती है, क्योंकि किसान तो सब एक समान है, उनमें तो कोई डी ग्रुप का कर्मचारी नहीं है, कोई सी ग्रुप का कर्मचारी नहीं है, कोई ए ग्रुप का कर्मचारी नहीं है, तो उनकी तो मांगे एक समान जाएंगी जो भी सरकार लागू करेगी। पर यहां पर एक दूसरी स्थिति आ जाती है, यहां जो मांगे हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। एक आईपीएस आईएएस रैंक के अधिकारी हैं और एक डी ग्रुप के और सी ग्रुप के कर्मचारी हैं, तो मांगे अलग अलग हो गई। एक के वो 10-10, 15-15 टावर के जो फ्लैट बने होते हैं, बिल्डिंग, उनके अंदर रहते हैं, एक व्यक्ति बहुत बड़ी कोठी में रहता है, तो होगी ना अलग अलग। अब समझने की कोशिश करना जितना मैं समझा पा रहा हूं। तो यहां पर इस समय दबाव बनाने की कोशिश, यहां पर यह भी कहा माननीय जनरल साहब ने कि स्टेटस कम हो रहा है। आईपीएस आईएएस का स्टेटस तो दिख रहा है कि उनको जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो फील्ड में है, उनको वहां पर जो सिविलियन अधिकारी हैं उनको 60,000 रुपये का भत्ता मिलता है। पर कभी माननीय जनरल साहब ने इस चीज को देखा है कि जो आपके सिपाही हैं, जो हौलदार हैं, उनका स्टेटस भी बहुत डाउन हो गया। अगर स्टेटस की बात की जाए तो जो चंडीगढ़ पुलिस का सिपाही है, पंजाब पुलिस का सिपाही है, दिल्ली पुलिस का सिपाही, उसका स्टेटस ऊपर आ गया। यहां तक जो सिविल की नौकरी है उनका भी स्टेटस ऊपर आ गया। यहां तक जो बैंक के क्लर्क हैं, पीओ हैं, उनका भी स्टेटस ऊपर आ गया। अब इसी चीज को आप किसी भी चीज में घुमा सकते हो, क्योंकि हमारे यूट्यूबर है ना, बहुत अलग से घुमा देते हैं इसको कि जनरल साहब ने अलग वेतन आयोग की मांग कर दी, जनरल साहब ने ये कर दिया, जनरल साहब ने वो। देखो, ये तो साफ चीजें होंगी जो TOR जब वो बाहर निकलेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि क्या क्या भारत सरकार ने 8वें वेतन को दिया है, क्या क्या पे रिपोर्ट मांगी है TOR पे, उसके बाद में क्लियर होता चला जाएगा सारी चीजें। पर जो इसको घुमाते हैं ना, आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से घुमा लो। मैं एक छोटी सी और भी खबर आप लोगों को, यह है नव भारत टाइम्स की, यह खबर है नव भारत टाइम्स की। देखो, सेनाओं में 7वें वेतन आयोग का मुद्दा उलझा। सेना में 1 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें के मुताबिक सैलरी मिलेगी या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। सिफारिशें में विसंगतियों की सुनवाई से सेना को अलग रखने का मुद्दा कोर्ट में चला गया है। अब मामला और उलझ सकता है। सेना चाहती है कि सिफारिशों पर अमल से पहले विसंगतियों को सुलझा लिया जाए। 5 प्रमुख मुद्दों पर शिकायत: नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, कॉमन पे मैट्रिक्स, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, HAG प्लस स्केल। ये भी हमारे लिए नहीं है। सभी लेफ्टिनेंट जनरलों को HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस स्केल दिया जाए, जैसा कि पुलिस डायरेक्टर में जनरल को मिलता है। बढ़ती गई। अब ये बताओ, इसमें जो छोटे रैंक के सैनिक है उनके लिए क्या सिफारिश की? पे कमीशन को क्यों रोका गया? चौथे पे कमीशन को रोका, 5 पे कमीशन को रोका, 6 पे कमीशन को रोका, 7वें पे कमीशन को रोका, और अब 8वां पे कमीशन आने वाला। तो हमारा माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति व तीनों सेनाओं की अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रपति लोकतांत्रिक, उनके पास में शक्तियां हैं कि वो उनके पास में ही कलम है हर एक चीज की। तो
मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री को कि जब आपकी सरकार में 7 पे कमीशन आया, उस समय दुनिया इतनी जागरूक नहीं थी। उस समय अगर हम बात करें तो 2G चलता था नेट, और गोल गोल घूमता रहता था। एक खबर को पढ़ने के लिए, एक खबर को निकालने के लिए पता नहीं घंटों लग जाते थे। और आज हम 5G से भी आगे बढ़ चुके हैं। आज हर घर तक वाईफाई पहुंच चुका है और किसी भी खबर को अगर एक बार भी सर्च करते हैं तो धड़ाधड़ 50 खबरें सामने हो जाती हैं। तो आज समाज बहुत आगे जा चुका है और हर व्यक्ति अपने लिए समानता और न्याय की उम्मीद करके बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री हैं भी उन्हीं से कि जो 7th पे कमीशन में भेदभाव हुआ, असमानता हुई, वो 8वें पे कमीशन में ना हो। क्योंकि देश को विकास के पथ पे जो छोटे कर्मचारी हैं वही लेके चलते हैं। क्योंकि जो रेल की पटड़ियां हैं वो डी ग्रुप के ही ठीक करते हैं, या कंधों के ऊपर लोहा रख के। और जो देश की रक्षा करते हैं, जो कंधे के ऊपर पिट्ठू बैग, हाथ में राइफल लेके, जैसे हमारे माननीय जनरल साहब ने कहा कि हमेशा बुलेट के सामने रहते हैं, मतलब बुलेट के सामने हमारी जान रहती है। और जान हमारी क्यों रहती है? क्योंकि हम देश की सेवा करते हैं। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।